तो दोस्तों, हाजिर है फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि अपने सीरीज चल रही थी प्रश्नोत्तरी की, यानी जो रीट एग्ज़ाम है उसके लिए सारी चीज़ों को कवर करते हुए प्रश्न, जैसे चाहे कल्चर हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सभी का एक साथ में जो जीके का पेपर है, यानी रीट मेंस में आपके दो पेपर होंगे, एक सब्जेक्ट का, एक जीके का। तो जीके के प्रश्नों को लेकर अपने ये वीडियो चल रहे हैं, जिसमें अब तक मैंने 2 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना। निश्चित तौर ये आपको वो एग्ज़ाम में फ़ायदा देगा। और वीडियो को दोस्तों आपको अंत तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। इस बार रीट पार सबसे पहले अपनी ये लाइन जो आपको मजबूती देगी अपनी तैयारी को। ईमानदारी से की गई मेहनत का फल अवश्य मिलता है और ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तो अब हम करते हैं वीडियो की शुरुआत इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि मृदाओं के प्रकार व जिले दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा असंगत है। यानी मृदा अर्थात मिट्टी के प्रकार दे रखे हैं और उनके सामने उनके जिले भी दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक असंगत का पुत्र है, यानी सही नहीं है। तो जो रेवेरिना प्रकार की मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? क्या गंगानगर में पाई जाती है? जिप्सीफेरस बीकानेर, लाल लोमी डूंगरपुर बांसवाड़ा और नवीन जलोढ़ चूरू सीकर। तो कौन सा संगत है? रेवेरिना बिल्कुल गंगानगर में मिलती है, जिप्सीफेरस बीकानेर में, लाल लोमी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जबकि नवीन जलोढ़ जो मिट्टी है वो चूरू सीकर ने होकर ये अपने मेवात क्षेत्र जैसे अलवर भरतपुर इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर है नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो असंगत है यहाँ पर चूरू सीकर दे रखा है, जबकि इसका होना चाहिए था अलवर भरतपुर जो क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी अपनी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि रतन सिंह के दो प्रमुख वीर योद्धा थे, उनके नाम क्या है? रतन सिंह के दो प्रमुख योद्धा हैं, उनके नाम बताने में। तो क्या वो जेता और कुंपा थे, या आलय और उदल थे, या गोरा बादल, या धर्म सिंह भीम सिंह? रतन सिंह की बात की जा रही है। चित्तौड़ के जो शासक थे रतन सिंह, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ 1303 को आक्रमण किया था। तो उस आक्रमण के दौरान दो प्रमुख योद्धा जिनकी बहुत तकड़ी भूमिका थी यहाँ पर, उन योद्धाओं के नाम क्या थे? उन योद्धा के नाम है गोरा और बादल। तो ये इसका राइट आंसर है। बाकी जो नाम दे रखे हैं वो भी हम साथ में देख लेते हैं कि जेता और कुंपा थे, ये किससे संबंधित है? अलाय उदल किससे संबंधित है? धर्म सिंह और भीम सिंह किससे संबंधित है? तो जेता और कुंपा है, ये दो प्रमुख सैनिक थे मालदेव के समय। जो मालदेव थे शेरशाह सूरी के विरुद्ध युद्ध लड़े थे, तो ये मालदेव से संबंधित है। जबकि आलय और उदल ये अपने पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय है, उसने एक युद्ध किया था। तो जो आलय उदल पृथ्वीराज चौहान जो परमर्दी देव के साथ युद्ध लड़ा था, तुमुल का युद्ध, जिसे कई नामों से जाना जाता है, तुमुल का युद्ध। तो ये आलय उदल परमर्दी देव जो शासक थे, परमर्दी देव इनके सेनापति थे। आलय उदल, जेता और कुंपा मालदेव के। जबकि धर्म सिंह और भीम सिंह ये हमीरदेव से संबंधित है। हमीरदेव चौहान है जो रणथंभौर के, उनके सेनापति है धर्म सिंह और भीम सिंह। जबकि गोरा और बादल किससे संबंधित है? रतन सिंह जो चित्तौड़ के शासक थे उनसे संबंधित है। तो यही इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हमीरदेव के
कौन से दो सैनिक गद्दार निकले थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हमीर देव जो शासक थे रणथंभौर के, उनके कौन से दो सेनापति या सैनिक गद्दार निकले थे, जिसकी वजह से यहाँ जौहर हुआ था। जौहर हुआ था और शक भी हुआ था, यानी शक हुआ था जिसमें जौहर और केसरिया करना पड़ा था। तो कौन से दो सेनापति थे, कौन थे वो दो गद्दार? क्या उल्लूग खां या नुसरत खान थे, या रणमल रत्तीपाल थे, या भांवला सरदार दहिया बीका थे, या सलहदी तंवर या खानजादा थे? तो उल्लूगू खां और नुसरत खां ये तो संबंधित थे खिलजी से। किससे संबंधित थे? खिलजी से। सलहदी तंवर और खानजादा ये वही सेनापति है जो राणा सांगा के साथ घात किया था। सलहदी तंवर, खानजादा। अब बात करें भांवला सरदार और दहिया बीका की। सबसे पहले देख लेते हैं इसका राइट आंसर। हमीर देव के दो जो सैनिक गद्दार निकले थे वो थे रणमल और रत्तीपाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? रणमल और रत्तीपाल। अब जो भांवला सरदार और दहिया बीका है ये कौन है? तो दहिया बीका ये कान्हा हेडदेव यानी जालोर के जो चौहान शासक थे कान्हा हेडदेव उसके सेनापति थे। इन्होंने विश्वासघात किया था कान्हा हेडदेव के साथ। वही आक्रमणकारी थे खिलजी। इस खिलजी के टाइम ये कान्हा हेडदेव चौहान जो कहाँ के शासक थे? जालोर के। इनके साथ क्या किया था? विश्वासघात किया था। जबकि भांवला सरदार ये सिवाना जो क्षेत्र है जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो यह वीरमदेव सोनग्रार वो थे। तो वहाँ जो भांवला सरदार थे इन्होंने विश्वासघात किया था अपने राजा के साथ। तो ये प्रमुख सेनापति थे, संबंधित राजा थे। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय हमीर देव के जो दो सेनापति थे वो थे रणमल और रत्तीपाल, जिन्होंने विश्वासघात किया था हमीर देव के साथ। तब हमीर देव इनकी रानी ने जौहर किया था और हमीर देव ने केसरिया किया था। तो ये प्रमुख बातें थी इनके संबंध में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हमीर रायण किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमीर रायण किसकी रचना है? इस पूरे प्रश्न को आपको पूरे ध्यान से सुनना है दोस्तों कि हमीर रायण किसकी रचना है। बाकी जो नाम दिए उनकी कौन कौन सी रचना है वो सब देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमीर रायण जो रचना है वो है व्यास भांड की। किन की? व्यास भांड की। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमीर रायण किसकी रचना है? व्यास भांड की। अब हमीर देव से संबंधित जो रचनाएं हैं उनमें एक नाम आता है चंद्रशेखर। इनकी रचना का नाम है हमीर हट। ध्यान में रखना है दोस्तों, अपने नोट्स में ऐड कर लेना अगर आपने ऐड नहीं किया है तो। हमीर हट किसकी है? चंद्रशेखर। नयन चंद्र जो सूरी थे उनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? तो इनकी रचना का नाम है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। जबकि जय सिंह सूरी जो थे इन्होंने भी एक रचना लिखी थी, उसका नाम क्या है? जय सिंह सूरी। जो मर्द होते हैं उन्हीं की क्या होती है? विजयी होती है। एक मिनट। हमीर मद मर्दन। तो जो मर्द होते हैं उन्हीं की क्या होती है? जय होती है। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। तो हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी। नयन चंद्र सूरी की है हमीर महाकाव्य। महाकाव्य से महाकाल ध्यान में रखना है। और महाकाल की कौन सी आंख खुलती थी? तीसरी। और नयन का अर्थ क्या होता है? नयन का अर्थ आंख होता है। यह चंद्र है जो किसके सिर पर था? महाकाल के। तो हमीर महाकाव्य जो रचना है वो किन के? नयन चंद्र सूरी की। हमीर हट किसकी है? चंद्रशेखर की। क्योंकि चंद्रशेखर हठी थे। हट क्या था चंद्रशेखर का? कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगूंगा। ये हट था। और ये भी हट था कि मैं देश को आज़ाद करवा के रहूँगा। तो हमीर हट किसकी रचना है? चंद्रशेखर की। आपको इस प्रकार इसको याद करना है। तो याद हो गया होगा। हमीर रायण
व्यास भांड की, चंद्रशेखर की हमीर हट, नयन चंद्र, चंद्र किसके माथे पर, महाकाल, तो हमीर महाकाव्य, और जय उसी की होती है जो मर्द होते हैं, तो हमीर मदमर्दन। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किसने युद्ध में पाती पेरवन परंपरा का उपयोग किया था, यानी पाती जो पेरवन है उस परंपरा को वापिस जो जीवित किया था वो किसने किया था? क्या राणा प्रताप थे, या राणा सांगा थे, या हमीरदेव चौहान, या राणा सांगा? कुंभा, सांगा, प्रताप या हमीरदेव चौहान? तो पाती पेरवन की जो परंपरा थी उसको जीवित किया था खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों आपको, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चारुमती का संबंध, चारुमती जो राजकुमारी थी उसका संबंध किस शासक से है? चारुमती का संबंध किस शासक से है? अमर सिंह राठौड़, राज सिंह, राव चंद्रसेन, राय सिंह? तो किससे संबंधित है चारुमती? चारुमती संबंधित है राज सिंह से। राज सिंह से चारुमती का संबंध। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि फागु महाराज और सुहा महाराज किस लोकनाट्य से संबंधित है? जो फागु महाराज है और सुहा महाराज है, इन दोनों का ही संबंध किस लोकनाट्य से? क्या ये नौटंकी से, या रम्मत से, या तमाशा से, या शेखावटी से? तो इनका संबंध है रम्मत से। फागु महाराज और सुहा महाराज किस लोकनाट्य से संबंधित है? तो ये है रम्मत से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य केवल महिलाओं का नहीं है, पूछ रहा है। 3 नृत्य तो महिलाओं के, केवल महिलाओं के हैं, जबकि एक नृत्य जो महिलाओं का नहीं है वो बताना है। क्या मांडल नृत्य है? जी बिल्कुल है। माँ से याद रखना, माँ, माँ महिलाएं होती है, केवल महिलाओं के। लूर से लुगाई, ये भी केवल महिलाओं के। गुड़ला भी महिलाओं के। और इस गुड़ला जो नृत्य होता है उसकी विशेषता देखेंगे, लेकिन संक्रिय जो नृत्य है ये केवल महिलाओं का नहीं है, युगल नृत्य है, यानी महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। अब बात करें गुड़ला नृत्य की क्या विशेषता है। गुड़ला नृत्य में जो स्त्रियां होती है वो एक छिद्रित, यानी मटके में छिद्र होते हैं, छिद्रित मटके में, छिद्रित मटका होता है उसमें दीपक जलाकर सर पर रखकर क्या करती है? नृत्य करती है। ये एक विशेष बात है गुड़ला नृत्य की, आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन एक कालीबंगा से संबंधित नहीं है? क्या के श्रीवास्तव, या सीपी जैन, एमडी खरे, बीबीलाल बीके थापर, वीएन मिश्र? आपने ऐसा नहीं देखा होगा आज से पहले कुछ नाम, जैसे बीबीलाल बीके थापर तो आपने देख रखे हैं, बिल्कुल ये कालीबंगा से संबंधित है। जबकि इसके सहायक थे वो थे के श्रीवास्तव, एसपी जैन, एमडी खरे, ये सभी कालीबंगा से संबंधित है। जबकि वीएन मिश्र ये अलग है, ये कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, वीएन मिश्र। बाकी जो ये नाम मैंने दिए हैं आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेने हैं। के श्रीवास्तव, एसपी जैन, एमडी खरे, बीबी लाल और बीके थापरे, ये सभी किस सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अबलामिनी का महल कहाँ स्थित है? अबलामिनी का जो महल है वो कहाँ स्थित है? तो अबलामिनी का महल कोटा में स्थित है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है? श्रीलाल जो जोशी है वो किस कला से संबंधित है? क्या फड़ कला से, मीनाकारी से, बंदेज से, या पिछवाई से? तो श्रीलाल जोशी का संबंध है फड़ कला से। श्रीलाल जोशी का किस कला से संबंधित है? फड़ कला से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन एक असंगत है? ये काफ़ी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्यों है वो मैं बता देता हूँ। कन्फ्यूज होता है बार बार कि अजरंग चित्तौड़ में है
या बाढ़ आजम जाजम चित्तौड़ में। ये थोड़ा ध्यान में रखना है, इसलिए दोनों को साथ में रखा है मैंने। अजरंख मलिर प्रिंट बाड़मेर में, जबकि आजम और जाजम है वो चित्तौड़गढ़ में। ये ध्यान में रखना है। दाबू प्रिंट कहाँ है? अकोला चित्तौड़गढ़, नमदा जयपुर। तो ये दोनों तो सही है, जबकि दाबू प्रिंट भी कहाँ है? अकोला चित्तौड़गढ़ में है, जबकि नमदा जयपुर में न होकर कहाँ है? टोंक में स्थित है। और ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है? असंगत पूछा है। अजरंक मलिर प्रिंट बाड़मेर में, आजम जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ में, दाबू प्रिंट भी अकोला चित्तौड़ में, जबकि नमदा जयपुर में न होकर कहाँ स्थित है? टोंक में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज को दूर करने के लिए इसमें एक ऑप्शन दिया है मैंने। सबसे पहले सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? क्या कागा जोधपुर में लगता है, या चाकसू जयपुर में लगता है, या केलवाड़ा बारा में लगता है, या रेवासा सीकर में लगता है? तो सीताबाड़ी का पूछ रहा है ये। सीताबाड़ी का मेला ये केलवाड़ा बारा में लगता है, और इस सीताबाड़ी को क्या कहा जाता है? शहरियों का कुंभ कहा जाता है। शहरिया जो जनजाति है उनका ये क्या है? कुंभ है। कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला। और ये सीताबाड़ी का जो मेला है वो कब लगता है? तो ये लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब? ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला लगता है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ? केलवाड़ा बारा में। अब जो चाकसू आप सोच रहे थे, वो जो चाकसू में लगता है वो सीताबाड़ी का नहीं, शीतला माता का लगता है। शीतला माता का मेला लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, एक मिनट, थोड़ा मिटा देते हैं इसको। हाँ, अब देखिए, जो चाकसू में लगता है वो तो लगता है शीतला माता का। कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ये भी ध्यान में रखना है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। किसको? शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। आप ये मत समझ लेना इधर वाला, ये जो मेला है शीतला माता का मेला, उसको बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं। और क्या? बच्चों के शरीर का व चेचक की देवी भी कहते हैं। किसको? शीतला माता को। इस नाम से चेचक देवी, चेचक देवी के नाम से भी जानी जाती है। कौन? शीतला माता। ये प्रमुख बातें थी शीतला माता के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन एक बिजोलिया आंदोलन जो किसान आंदोलन हुआ था उसे संबंधित नहीं है? क्या ब्रह्मदेव थे, या फतेह चरण, या कहीं कहीं फतेहकरण भी नाम मिलता है, नानाजी या ठाकरी पटेल, साधु सीताराम, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा? तो कौन इनसे संबंधित नहीं है? तो इनसे जो संबंधित नहीं है, क्योंकि ये सभी संबंधित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी इस बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह ने यहाँ किसको, यानी ये चेतावनी की चुंगटी किसके लिए लिखे थे? केसरी सिंह बारट। पहली बात तो चेतावनी चुंगटिया किसकी है? केसरी सिंह बारट की है। और इन्होंने किसके लिए लिखा था ये भी हम देख लेते हैं। तो इन्होंने जो एडवर्ड थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो आ रहे थे दिल्ली, तो वहाँ जो मेवाड़ के शासक थे फतेह सिंह, वो जा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने ये लिखा था चेतावनी चुंगटिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेह सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेडी होल कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? जेडी होल है वो कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? भरतपुर, सिरोही, जोधपुर या कोटा? मैंने 1857 की क्रांति आपको पढ़ाई थी, उससे क्वेश्चन भी आपको दिए थे, वहाँ इसके बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार फिर यहाँ देख लेते हैं। तो जेडी होल संबंधित थे सिरोही से। कहाँ से? सिरोही से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? क्या बताना है? असंगत। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर, क्या ये अलवर में? दी हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, सिमको बिड़ला फैक्ट्री भरतपुर, लिलेन ट्रक कारखाना जोधपुर। असंगत कौन सा है? यहाँ अलवर बिल्कुल सही है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट भी है, दी हाईटेक प्रीसीजन धौलपुर में है, सिमको बिड़ला फैक्ट्री भरतपुर में है, जबकि लिलेन ट्रक कारखाना ये जोधपुर में नहीं है, ये है अलवर में, जोधपुर में ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें दोस्तों आज के वीडियो में तो इतने ही है दोस्तों। 18 क्वेश्चन आज हमने रखे थे, तो वीडियो 17 क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। और अगले वीडियो में अगर आपने कमेंट और रिस्पांस दिए तो और बेहतर तरीके से हम वीडियो लाएंगे। ये जो प्रश्न हैं वो आपके तैयारी को और मजबूती देंगे। आपने प्रश्न पढ़ रखे हैं, यहाँ आपने प्रश्न आकर किए, आपको पता लगेगा कि आपने ये प्रश्न कहाँ तक किए, आपकी तैयारी कैसे चल रही है उनके लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।